हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनअकैडमी। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत आप सभी का हमारे अनअकैडमी परिवार पर। उम्मीद आपकी खुशहाली की। और मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों की पढ़ाई जमकर चल रही होगी और मैं जो पढ़ाई करवाने की कोशिश कर रहा हूं ना, आप लोगों को फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करके, उम्मीद मेरी कोशिश कामयाब हो रही होगी। सो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों की फुल डिमांड पर कि हमें निखिल सर से सॉइल मैकेनिक्स पढ़नी है, उसी डिमांड को पूरा करने के लिए यहां इसी प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी की स्पॉन्सरशिप के अंदर सॉइल मैकेनिक्स के टोटल फ्री लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसी तरह का कंटेंट आप लोगों को जो मैं दे चुका हूं पहले, सर्वेइंग इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग प्लस अब सॉइल मैकेनिक्स, इसी तरह का कंटेंट मुझसे पढ़ने के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो करो, निखिल गोयल सर्च करो, ताकि मेरी फ्री क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहे। और मेरे प्यारे बच्चे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के समक्ष जितने भी हम फ्री लेक्चर लेते रहेंगे वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आपको पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है, आज मैं आप लोगों के लिए सॉइल मैकेनिक्स लेकर आया हूं। तो सॉइल मैकेनिक्स के सेशन में क्या पढ़ाने वाला हूं, बाद की बात है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी के लिए ना अपना प्लस कोर्स लॉन्च कर चुका हूं। अगर कोई बच्चा मेरे प्लस कोर्स में जुड़कर मुझसे अपनी सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता है, अपने थ्योरी के कंसेप्ट को बूस्टअप करना चाहता है, प्लस अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकल से रिलेट करना सीखना चाहता है, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरे प्लस कोर्स से जुड़ सकता है। ये मेरा कोड है NG लाइव। इस कोड के साथ आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी तो करवाई ही जाती है, प्लस आपको सिविल इंजीनियरिंग सिखाई भी जाती है। मेरा पूरा एम रहता है कि जो भी बच्चा मेरी गाइडेंस में आए, मैं उस बच्चे को फुल ट्रेन करके भेजूं, ताकि फ्यूचर में जिस भी डिपार्टमेंट में उनकी जॉब लगती है वहां पर अपने रिस्पेक्ट गेन कर सके। सिंपल सी बात है। देखिए, जितना ज्यादा काम आता होगा उतनी ज्यादा इज्जत बनेगी। ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना है आप लोगों को NG लाइव। अच्छा, इसका एक छोटा सा बेनिफिट और आता है कि जब आप लोग इस कोड को अप्लाई करते हैं ना, चाहे आप किसी भी एग्जाम में अप्लाई करो, आपको 10% का डिस्काउंट अवेल होता है ओवरऑल कॉस्ट पर। तो कोड क्या है? NG लाइव कोड है। नाउ मेरे प्यारे बच्चे, कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें ये कोड अप्लाई किया जा सकता है? सर, अनअकैडमी पर ना 32 प्लस कोर्सेज की तैयारी करवाई जाती है टॉप एजुकेटर द्वारा। तो 32 प्लस कोर्सेज में आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं, NG लाइव कोड को 10% डिस्काउंट को अवेल करने के लिए। कोई आपका भाई बंधु, कोई आपका दोस्त पढ़ाई करना चाहता है, तैयारी करना चाहता है और एक ऑफिसर बनना चाहता है, तो वो अनअकैडमी पर आ सकता है। इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर अनअकैडमी पर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं भी पढ़ा रहा हूं। मेरा कोड है NG लाइव, निखिल गोयल लाइव, NG लाइव। याद रखना है आप लोगों को। जब आप पेमेंट करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चे, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज खुलता है। तो जब आप इस तरह के पेज को देखेंगे तो यहां एक ऑप्शन आता है हैव अ रेफरल कोड का। जब आप यहां पर NG लाइव पुट करेंगे, जैसी पुट करेंगे मुस्कुराइएगा, चेहरे पर एक मुस्कुराहट अच्छी लगती है, सुंदरता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि 10% का डिस्काउंट मिलता है। सर, एक साल की कॉस्ट 5400 रुपए पड़ती है। 5400 में क्या क्या मिलता है? सर, सब कुछ मिलता है जो तैयारी करने के लिए जरूरत होती है, कॉपी पेन को छोड़ के। कॉपी पेन के लिए पैसा मिलता है 10% ऑफ का। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, NG लाइव कोड की महत्वता क्या है कि ये आपको लाइव लेक्चर देगा, लाइव डाउट सेशन देगा, हर क्लास की PDF देगा, प्लस लास्ट मिनट रिवीजन की स्ट्रेटजी भी देगा। मतलब आपका जिस दिन एग्जाम है उस दिन के लास्ट मिनट तक भी आप अपने टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो। फ्री टेस्ट सीरीज भी देता है। ये सब कुछ जो भी आप लोगों को तैयारी करने के लिए जरूरत होती है, वो सब कुछ आपको इस NG लाइव कोड से मिलता है। याद रखिए, NG लाइव कोड बेहतरीन कोड है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब बात आती है कि सॉइल मैकेनिक्स के सेशन में आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया जाएगा। 15 से 20 लेक्चर की कोशिश करूंगा कि पूरी सॉइल मैकेनिक्स कंप्लीट कर दूं। और एक बात और, ये पेड कंटेंट है। पेड कंटेंट इन द सेंस, मैं अपने पेड वाले स्टूडेंट्स को इस एनर्जी से पढ़ाता हूं, इतने ढंग से पढ़ाता हूं। तो मेरी गुजारिश आप सभी से, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, हर दोस्त तक वीडियो को पहुंचाना, क्योंकि मैं चाहता हूं देश में उन बच्चों तक वीडियो पहुंचे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते।
तो आप लोग मेरी मदद करिए इस छोटी सी चीज में और मैं आपकी मदद करूंगा आपकी तैयारी में। इसी तरह मदद करने से दोनों की गाड़ी आगे चलेगी और देश का भला होगा, बिकॉज देश है तो हमें, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सॉइल मैकेनिक्स के सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम अपनी पढ़ाई को उम्दा तरीके से करते हैं। कल के सेशन में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? कल के सेशन में बेसिकली मैंने आपको जो जोड़ दिया था वो आपको तरजागी एनालिसिस की तरफ जोड़ दिया था और आई होप सो कि आपको तरजागी एनालिसिस अच्छे से समझ में आ चुकी है। गॉट इट? अब मेरी बात आती है यहां से, मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में फुटिंग के लिए बता दिया था और फुटिंग में क्या बोला था कि इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल आप लोगों को जनरली देखना होता है। इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल हम लोगों ने अच्छे से देखा था। आज के टेस्ट में मैं आप लोगों को जो शुरू करवाने वाला हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, वो यहां से करवाने वाला हूं कि वी नीड टू डील विद द पेनिट्रेशन टेस्ट। होता क्या है कि हम लोगों को जब मिट्टी की बियरिंग कैपेसिटी को चेक करना होता है तो हम लेबोरेटरी की तरफ जाते हैं और लेबोरेटरी में जब हम टेस्ट करते हैं तो पेनिट्रेशन टेस्ट एक हमारे पास टेस्ट होता है जिसकी मदद से हम एक्चुअली में लेडीज एंड जेंटलमैन अपना बियरिंग कैपेसिटी का टेस्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चले, इजी तो है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या दिक्कत आई आपको रोहित यादव? लास्ट में सॉल्व करते हैं इसको हम। अभी बात आती है प्यारे दोस्तों, पेनिट्रेशन टेस्ट का करते क्या है जरा उसको समझते हैं। पेनिट्रेशन का मतलब होता है खुदाई, और जब हम मिट्टी की खुदाई करते हैं तो उसका सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं और सैंपल कलेक्ट करने के बाद हम उसकी जांच करते हैं और उस पर टेस्ट करते हैं। नाउ टेस्ट हमारा सैंपल कलेक्शन के दौरान ही हो जाता है। दो तरीके से हम पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं, एक होता है मेरा एसपीटी टेस्ट और एक होता है मेरा सीपीटी टेस्ट। गॉट इट? तो मैं आप लोगों को ये चीज पढ़ाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर एसपीटी टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। एसपीटी की फुल फॉर्म होती है लेडीज एंड जेंटलमैन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में आप करते क्या हो जरा उस चीज को देखकर चलते हैं। आपके पास एक सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है। सपोज मैंने कहा ये आपका एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर जो है ये बीच में से खुल सकता है, यानी सपोज ये सिलेंडर है और ये बीच में से खुल सकता है। इसको आप जमीन के अंदर गाड़ते हो। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जो बोल रहा हूं बड़ा शब्दों पर गौर फरमाना, आपके पेपर में आता है। ठीक है, चलो मेरे वन लाइनर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हाँ पूछ सकते हैं आप जो भी आपको पूछना है। हाँ जगविंदर ने बिल्कुल सही बात कही, पहले पढ़ लेते हैं, लास्ट में 10 मिनट जो मिलेंगे उसमें हम बात कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अक्षय जायसवाल स्वागत आपका। बात आती है यहां पर कि आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आपने अपना, ये आपका मिट्टी है और ये आपका सिलेंडर है। मेरे हाथ की तरफ गौर दीजिएगा। यहां से ये सिलेंडर आपने जमीन के अंदर गाड़ने की कोशिश करनी है। आप इस सिलेंडर को ऊपर से मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो। कितने लोड से? वो लोड का इंपॉर्टेंट है 63.5 किलो के लोड से और 75 सेंटीमीटर फ्री फॉल की हाइट से आप उसको मार रहे हो। इनर कोर कटर वाला प्रोसेस है। बात आती है करते कैसे हैं। सपोज मैंने कहा यहां पर ये आपकी एक ग्राउंड का लेवल है। शब्दों पर गौर फरमाना बड़ा इंपॉर्टेंट, एसएससी जेईई में डायरेक्ट आता है। ग्राउंड लेवल है। आप क्या करते हो इनिशियली, ये आपका सिलेंड्रिकल मोल्ड है। इनिशियली प्यारे दोस्तों अपने सिलेंड्रिकल मोल्ड की 15 सेंटीमीटर हाइट को आप जमीन के अंदर गाड़ देते हो। ये क्या है? ये आपकी इनिशियल हाइट है, यानी इनिशियल डेप्थ आप 15 सेंटीमीटर की मोल्ड की जमीन के अंदर गाड़ दोगे। फिर फर्दर 30 सेंटीमीटर, शब्दों पर गौर फरमाना, फर्दर 30 सेंटीमीटर गाड़ने के लिए, यानी टोटल 45 हो गया। 15 तो पहले गाड़ दिया, वो क्या करा 15 आपने गाड़ा। 15 गाड़ने का मतलब है कि आपका सैंपलर जो है, आपका वो सिलेंड्रिकल मोल्ड जो है वो जमीन पर खड़ा हो सकता है अच्छी तरीके से। अब आप उसको मारोगे और 30 सेंटीमीटर तक उसको जमीन के अंदर गाड़ोगे। वो 30 सेंटीमीटर गाड़ने के लिए जितने नंबर ऑफ ब्लोज आपको लगते हैं, जितनी बार आप उसको 75 सेंटीमीटर की हाइट से गाड़ रहे हो, उसको आप बियरिंग कैपेसिटी से रिलेट करते हो। जितने ज्यादा ब्लोज लगेंगे उतनी ज्यादा मिट्टी की बियरिंग कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी। जाहिर सी बात है। तो बात आती है प्यारे दोस्तों, जरा प्रोसेस को पढ़ लेते हैं। दिस टेस्ट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस ऑफ द सैंपलिंग स्पून, जो मैंने ये बताया। पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू कैलकुलेट बियरिंग कैपेसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। दोनों चीजें निकालने के काम आती हैं।
कौन सा सैंपलर यूज करते हैं? स्प्लिट ट्यूब सैंपलर, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और उसकी डायमेंशन आपसे पूछी जा सकती है कि बाहर का डाया 50.8, अंदर का डाया 35, तो थिकनेस कितनी हुई, मैं आपको ये समझा दूंगा अभी। लोड कितना है, इंपॉर्टेंट है। फ्री फॉल कितना रखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अब समझ लो, इंपॉर्टेंट, जेई के लिए 2 सेंटेंस खास बनते हैं आपके। सैंपलर इज अलाउड टू पेनिट्रेट बिलो इनिशियली 15 सेंटीमीटर, इनिशियली फर्दर 30 सेंटीमीटर इज कंसीडर्ड, and the penetration resistance is the total number of blows required to penetrate sample in final 30 centimeter penetration। समझ आया तो जल्दी थम्स अप कर दो, समझ आया तो जल्दी थम्स अप कर दो। आगे चलेंगे फिर। चलो आगे की मेरी बात आती है यहां से कि ये टेबल जो है ना, ये तो मेरे प्यारे बंधुओं आपकी एक संजीवनी बूटी है जो पेपर में डायरेक्ट आती है, ठीक है। ये क्या है? नंबर ऑफ पेनिट्रेशन रेस्ट, या हम इसको कहते हैं नंबर ऑफ ब्लोज। सिंपल एंड सादगी से भरा हुआ जीवन। 0 से 2 के बीच रहेंगे तो मिट्टी कैसी रहेगी? वेरी सॉफ्ट। और उसकी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कैसी रहेगी? 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद रखना है। 2 से 4 के लिए सॉफ्ट 25 से 50, 4 से 8 के लिए मीडियम 50 से 100, 8 से 15 के लिए स्टिफ 100 से 200, और 15 से 30 के लिए वेरी स्टिफ, इतना, उसके लिए इतना। अब याद करने में बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, याद कैसे करना है? देख लो, पहले आपका कितने का गैप आ रहा है? पहले आप देखेंगे 2 का गैप है, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 8 का, लगभग डबल हो रहा है, लगभग डबल हो रहा है। यहां पर भी डबल, हर कहीं आप लोग डबल डबल करके चल रहे हो लगभग। और कैटेगरी तो वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट, मीडियम, स्टिफ, वेरी स्टिफ और हार्ड, यानी बिल्कुल नीचे। और ये हर किसी में डबल हो रहा है, हर किसी में डबल हो रहा है। 25 से कम, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 दूनी 400 और 400 से बड़ा। तो यस, मुश्किल नहीं है, इजी है, याद करना, कोई डाउट नहीं है। चलो अभी एसएससी जेई में और कहां तक आप लोगों को ले सकता है, ये पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बंधुओं। मैं अगर पेपर सेट करने वाला हुआ ना तो तोते हिला दूंगा, मैं पूछूंगा ही नहीं, मैं टेबल पूछूंगा ही नहीं, मैं वो पूछूंगा तुम्हारा दिमाग लगे। मैंने कहा थिकनेस ऑफ सैंपलर स्पून बताओ, 6ठी का क्वेश्चन, 6ठी क्लास का क्वेश्चन, थिकनेस ऑफ सैंपलर स्पून बताओ। कैसे बताऊंगा? मैंने कहा आउटर डाया कितना आया इसका? 50.8 सेंटीमीटर। इनर डाया कितना आ रहा है प्यारे दोस्तों? इसका 38 सेंटीमीटर। आपने लिख दिया यहां से 35 सेंटीमीटर। और उसके बाद मैं कहूंगा थिकनेस क्या होगा? आउटर माइनस इनर अपॉन 2, यानी 50.8 माइनस 35 अपॉन 2। व्हेन आई विल सॉल्व इट आई विल गेट आंसर। समझ आया कि नहीं आया? बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है, ये थिकनेस निकालते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी जेई आजकल पूछने के चांस रखता है क्योंकि पैटर्न चेंज कर रहा है पूरा का पूरा, समझना जरूरी है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं प्यारे दोस्तों। यहां पर अभी हम लोगों को ना करना क्या होता है, इसके अंदर कुछ करेक्शन लगानी होती है। तो मैं आपको समझा देता हूं कि जब भी आप एसपीटी टेस्ट या फिर सीपीटी टेस्ट करते हो तो उसके अंदर आप लोग कुछ करेक्शन लगाते हो। वो करेक्शन क्या होती है मैं क्लियर कर देता हूं, फिर मैं सीपीटी भी बताऊंगा अभी आपको। होता क्या है, 2 तरीके की करेक्शन आती है। एक आती है आपकी ओवरबर्डन प्रेशर, ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन, और दूसरी आपकी आती है डाइलेटेंसी करेक्शन। अब ये है क्या, जरा ये चीज भी समझ कर चल लेते हैं हम लोग मेरे प्यारे बंधुओं। होता क्या है, ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन क्या होती है कि क्या होता है, जब भी आपको मैंने कहा, इस चीज को समझ कर चलिएगा, जो बोल रहा हूं बड़ी फंस जाओगे नहीं तो। डिवाइड क्यों किया संतोष पाल, क्या पूछ रहे हो? मैंने डिवाइड इसलिए करा क्योंकि आपका ये है एक सर्कल और ये है एक सर्कल, ये इनर डाया, ये आउटर डाया। इस पूरे में से जब ये घटाऊंगा तो 2 हिस्से आ रहे हैं ना, एक हिस्से को चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब समझ आया आपको? चलो अभी बात आती है यहां से, मेरी इस कथन को सुन लेना, कहीं पे लिखा नहीं है ये, मतलब नोट्स में लिखा होता है, मैंने स्लाइड में नहीं दिया। ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन हम कहां करते हैं? सिंपल सी बात है, मैं पहले लिखूंगा करेक्शन 1। करेक्शन 1 का मतलब ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन, जब आपका ये प्रेशर जो है, जब आपका ये प्रेशर जो है ये 280 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा हो जाता है तो आप लोगों को याद रखना है, वी नीड टू अप्लाई द ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये चीज क्लियर करनी है।
आगे की तरफ अगर मैं लेकर चलता हूं तो ये मैं करता कैसे, n इज इक्वल्स टू में n नॉट अपॉन में सिग्मा स्टार प्लस में 70 इंटू में 350। ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अब यहां पर ये चीजें क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। n कहलाता है आपका करेक्टेड नंबर ऑफ ब्लोज, n कहलाता है करेक्टेड नंबर ऑफ ब्लोज, ये याद करना है। सिग्मा क्या है, सिग्मा है आपका ओवर बर्डन प्रेशर ओबीपी। उसके बाद बात आती है यहां पर, बाकी ये तो कांस्टेंट है, आप चीजों को इनको समझने की जरूरत नहीं है। एन नॉट क्या है, ऑब्जर्व्ड ब्लोज, यानी जितने ब्लोज आपके आ रहे हैं वो है आपका एन नॉट ऑब्जर्व्ड ब्लोज। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन अराइज यहां पर होता है कि आप लोगों को ओवरबर्डन प्रेशर लगाने की जरूरत क्या है, व्हाई वी नीड टू अप्लाई। क्वेश्चन बन सकता है, समझकर चलिएगा। व्हाई वी नीड टू अप्लाई ओबीपी, यानी ओवरबर्डन प्रेशर हमको लगाने की जरूरत क्या बनती है, क्योंकि प्यारे दोस्तों मैंने बताया था इनिशियली, इस चीज को समझना, इनिशियली 15 सेंटीमीटर आपको बरी करना पड़ता है ना, और वो बरेड करने के लिए क्या कहूंगा, एक लोड की जरूरत पड़ती है। तो वो जो इनिशियल डेप्थ 15 सेंटीमीटर की आप कर रहे थे ना, उसी के लिए आप लोगों को ओबीपी की जरूरत पड़ती है। और एक और नोट करके लिखना, अगर आपका ओबीपी यानी सिग्मा जो है ये 280 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम आता है तो नो नीड, नो ओवरबर्डन करेक्शन, नो ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन इज रिक्वायर्ड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, किसी ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आया कि नहीं आया? थम्स अप करेंगे जल्दी से, थम्स अप करेंगे जल्दी से, बहुत जरूरी है आप लोगों को ये बताना। उसके बाद क्या होता है, एक और करेक्शन हम अप्लाई करते हैं, दैट इज नोन टू बी एज द डायलेटेंसी करेक्शन। डायलेटेंसी करेक्शन कब करी जाती है, मैं वैसे ही समझा देता हूं आप लोगों को। करेक्शन फॉर द डायलेटेंसी, अगर आपका नंबर ऑफ पेनिट्रेशन 15 से ज्यादा आ जाता है, या फिर मैं कहना चाहूंगा वाटर टेबल इफेक्ट इज कंसीडर। वाटर टेबल इफेक्ट इज कंसीडर का मतलब क्या है आपका, कि लेडीज एंड जेंटलमैन जहां पर आप मिट्टी में खुदाई कर रहे हो, अगर उस मिट्टी में पानी भी आ जाता है तो अलोंग विद द, ये नोट करके लिख लेना, ये नोट करके लिख लेना जो लिखवा रहा हूं, कि इट इज ऑलवेज अप्लाइड, इट इज ऑलवेज अप्लाइड अलोंग विद द, अलोंग विद किसके लिए, ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन। यानी एक चीज तो आप कथन, ये चीज सुन लो, बहुत जरूरी और कॉमन सेंस है, कोई सिद्धांत नहीं है, ये कॉमन सेंस है। मैंने कहा कि ये हमेशा आप लोगों का ओवरबर्डन प्रेशर के साथ ही लगता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बंधुओं ये हमेशा ओवरबर्डन प्रेशर के साथ इसीलिए लगता है कि जब भी मैंने बोला 15 से ज्यादा ब्लोज लगेंगे, और जब भी 15 से ज्यादा ब्लोज आपके लगते हैं, अगर आपके नंबर ऑफ ब्लोज 15 से ज्यादा लगते हैं, या तो आपकी जो मिट्टी है वो वेरी स्टिफ है, या फिर मैं कहना चाहता हूं हार्ड है। यही दो कैटेगरी बचती है आपके पास, ठीक है। अभी बात तो समझना, इस मिट्टी में 15 सेंटीमीटर गाड़ने के लिए ना, इस मिट्टी में 15 सेंटीमीटर की अगर आपको डेप्थ इनिशियली गाड़नी है तो उसके लिए सिग्मा भी 280 से ज्यादा लगता है। कॉमन सेंस है। इसीलिए आप लोग, स्टिफ क्या होता है विशाल, स्टिफ का मतलब होता है बहुत सख्त। एक तो होती है चट्टान, चट्टान तो समझ रहे हैं ना, चट्टान कहते हैं रॉक को, हार्ड होती है। चट्टान से थोड़ा सा मुलायम, थोड़ा सा सॉफ्ट, वो स्टिफ की कैटेगरी में आता है, वेरी स्टिफ, ठीक है। तो रिजिडिटी, हाँ, तो यह चीज समझने की बात करना कि जब भी आप डायलेटेंसी करेक्शन लगाते हो उसमें ओवरबर्डन करेक्शन अपने आप ही अप्लाइड है, वो लगेगी ही लगेगी, कभी डायलेटेंसी अलग नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि 15 से ज्यादा ब्लोज लगेंगे तो वेरी स्टिफ और हार्ड लगेगा, और आपका सिग्मा तो उतना ज्यादा लगेगा ही ना, मिट्टी जितनी हार्ड हुई। तो आप जल्दी से थम्स अप करके बताएंगे समझ आया। सुमित तक कल इन्होंने हमसे ज्वाइन करा है और स्वागत इनका। समझ आया कि नहीं आया? जल्दी थम्स अप करते रहा करो, जल्दी जल्दी। चलिए आगे की अगर मैं बात करना चाहता हूं, आज बच्चे कम है क्या? नहीं, पूरे पूरे। आगे की अगर मैं बात, रिपीट क्यों प्रीतम, रिपीट कर दूं? प्रीतम आप लेट आए हो, प्लीज टाइम वेस्ट मत कराओ। रोहित का डाउट भी सॉल्व करना है मुझे, रोहित का डाउट भी सॉल्व करना है, टाइम वेस्ट मत कराओ। मैं आपको बाद में बता दूंगा ना, बाद में मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो बता देगी, बहुत इजी वे में समझाया, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों, यहां से डायलेटेंसी करेक्शन करते कैसे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और एसएससी जेई में पूछा हुआ है।
गेट, आईएएस, एसएससी, जेई, पीएसयू सब में पूछता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेरणा, स्वागत आपका। राजेश जायसवाल, स्वागत। एनसी इज इक्वल टू 15 प्लस में हाफ ऑफ एन माइनस 15। एन क्या है? ऑब्जर्व्ड, जो शुरू में आ रही थी, और एनसी क्या है? करेक्टेड। और कुछ तो नहीं है। एसएससी जेई में 2 बारी क्वेश्चन आ चुका है, आईएएस में 3 बारी आ चुका है, गेट में भी 2-3 बारी आ चुका है। बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, ठीक है। चलो ये रीजन क्लियर करते रहना यार। ये रीजन समझने से पता है क्या होता है, आपको फॉर्मूला तो रटना है, उसकी कोई ऐसी मतलब घोट के पिलाने वाली बात नहीं है, लेकिन रीजन समझने से चीजें याद रहती हैं, इसीलिए रीजन समझा देता हूं आपको। जेई में नहीं पूछता ये रीजन, ठीक है। चलो आगे की मेरी बात आती है, मैं आप लोगों को थोड़ा सीपीटी टेस्ट के बारे में बता देता हूँ, स्लाइड में नहीं है। सीपीटी टेस्ट क्या होता है, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। अभी कोन पेनिट्रेशन टेस्ट क्या है? कोन पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए एक बात तो नोट करके आप अपने जहन में बिठा लो यहां पर कि इट इज वेरी सिमिलर, इट इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ एसपीटी। आपका बिल्कुल एसपीटी टेस्ट है ना, बिल्कुल उसके जैसा है। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि वहां पर आप स्प्लिट ट्यूब सैंपलर को यूज करते थे, यहां पर आप एक कोन को यूज करा जाता है। कोन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्प्लिट सैंपलर ट्यूब। आपके कोन को यूज करा जाता है स्प्लिट सैंपलर ट्यूब की जगह। अब कोन को मैं थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा दूं कि ये जो कोन होता है ये कौन सी स्टील का बना होता है? कोन आपका हमेशा स्टेनलेस स्टील का बना होता है। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि कोन का एंगल कितना होता है, एंगल ऑफ कोन कितना होता है? 60 डिग्री। ये सारे एसएससी जेई के पॉइंट हैं, इसलिए याद रखने हैं। आप लोगों को ये याद रखना है प्यारे दोस्तों कि इसका बेस एरिया कितना होता है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का। थोड़ा ढंग से लिख देता हूं, 1 मिनट। मैंने कहा इसका बेस एरिया कितना होता है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। चौथा पॉइंट आपके लिए यहां पर लिखना चाहता हूं कि फ्री ड्रॉप वो बिल्कुल सेम जाता है। फ्री ड्रॉप कितना जाता है इसका? 75 सेंटीमीटर तक का ही फ्री ड्रॉप इसका जाता है। इसके बाद अगर मैं लिखना चाहूं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट, तो आप ये लिख सकते हैं इसमें टोटल पेनिट्रेशन कितनी करते हैं। टोटल पेनिट्रेशन कितनी चलती है इसके अंदर? 20 सेंटीमीटर की। और किस रेट के साथ? 20 mm पर सेकेंड। बट ये ओरिजिनली सही नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो अभी बात आती है प्यारे दोस्तों, इनिशियल पेनिट्रेशन कितनी जाती है? इनिशियल पेनिट्रेशन वो आपको ध्यान रखना है, स्प्लिट सैंपलर में 15 थी और इसमें 8 सेंटीमीटर की रहती है। कोई डाउट नहीं है, समझ आना चाहिए। चलो कोन कैसा होता है आपका? इस शेप का होता है। ये जो है ये है 60 डिग्री और ये जो है इसका एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज क्लियर करना। आगे की तरफ चलते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट टेस्ट आता है दैट इज नोन टू बी एज द प्लेट लोड टेस्ट। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू फाइंड द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। हम इससे भी बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं और सेटलमेंट निकालते हैं, ये चीज ध्यान रखना। मैं थोड़ा सा बनाकर दिखा देता हूं तो चीजें क्लियर रहेगी। प्यारे दोस्तों ये आपकी मिट्टी है और ये मिट्टी के ऊपर क्या करा आपने? एक प्लेट रखी। फर्दर आप क्या करते हो? इसके ऊपर और प्लेट रखते हो, फर्दर आप और प्लेट रखते हो और फिर उसके बाद आप क्या करते हो प्यारे दोस्तों? इस पर लोड अप्लाई करते हो। इस तरीके से आप इस टेस्ट को करते हैं। ये तो है आपकी मिट्टी और जब आप इस पे लोड अप्लाई करते हो, जब आप इस पे ये लोड अप्लाई करते हो तो मिट्टी क्या होगी? यहां से सेटल होने की कोशिश करेगी ना, और जितनी ज्यादा मिट्टी सेटल हो जाएगी उतनी कम मिट्टी सहन शक्ति रखती है। तो लिख लो, जितनी ज्यादा मिट्टी सेटल होगी बियरिंग कैपेसिटी उतनी कम होगी ना, ये जाहिर सी बात है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? प्लेट लोड टेस्ट की हेल्प से हम सेटलमेंट के हेल्प से यहां पर बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। अच्छा, ये जो बेस प्लेट है ये स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, सर्कुलर या स्क्वायर होती है, लेकिन हम जनरली सर्कुलर को यूज करते हैं। साइज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो इसके आगे। 30 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक का साइज वेरी करता है, लेकिन स्टैंडर्ड कितना रखते हैं? 75। एसएससी जेई का मुख्य भाग है, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलो अभी अगर सॉइल मेरी डेंस है तो मैं क्या करता हूं? स्मॉल साइज की प्लेट लगाऊंगा, और अगर सॉइल कैसी है मेरी? लूज है, तो मैं वहां पर लार्ज साइज की प्लेट लगाऊं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है मेरे प्यारे बंधुओं, डाउट नहीं आना चाहिए। उसके बाद की अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि आपकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर की थिकनेस प्लेट की कितनी है? 1 सेंटीमीटर। जेई के लिए इंपॉर्टेंट है।
आप जो गड्ढा खोदते हो, जहां पर टेस्ट करते हो, जिस मिट्टी पर करते हो, उस मिट्टी पर उस गड्ढे की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, जितनी आपकी डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। ये ना डायरेक्ट पूछता है, इसमें मैं कुछ नहीं बता रहा। लास्ट में समझना आया तो मेरे को थम्स अप मत करना, लिख देना यहाँ पर कि दोबारा समझाओ, लेकिन अभी समझ लो, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। और इसकी विड्थ कितनी, वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी जेई के दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन एसएससी जेई के है कि विड्थ कितनी बनती है, जितनी भी प्लेट है उसके 5 गुना विड्थ आप इसको रखकर ही चलोगे, ठीक है। उसके बाद की मैं बात करूं कि आप लोड जो लगाते हो, मैंने बताया आप लोगों को जो आप लोड लगाते हो कितना लगाते हैं। यहां पर बात आती है 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक का लोड इस पर लगाया जाता है। और जब तक लगाया जाता है, जब तक कि आपकी या तो प्लेट टूट ना जाए, प्लेट खराब ना हो जाए, या फिर 25 mm की सेटलमेंट आपको शो ना हो जाए। यानी आप नोट करके अगर लिखना चाहो तो ये चीज लिख सकते हो कि यहां पर फाइनल सेटलमेंट कितनी देखी जाती है मिट्टी के अंदर। फाइनल सेटलमेंट जो आप देखते हो वो 25 mm की देखी जा सकती है। और लोड करस्पॉन्डिंग टू दिस, लोड करस्पॉन्डिंग to this settlement tells bearing capacity of soil। ये मुझे क्या बताता है, ये मुझे मिट्टी की बियरिंग कैपेसिटी के बारे में नॉलेज देता है। ये चीज आप लोगों को क्लियर करनी है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे की तरफ चलते हैं। अभी ये सब कोई जरूरी नहीं है, छोड़ दो। लिमिटेशन क्या है, एक तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ज्यादा दिन के लिए नहीं है तो ज्यादा दिन का इफेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते। दूसरा, मिट्टी की कोई प्रॉपर्टी को कंसीडर नहीं करा। यार तुम्हारे पास क्ले है, तुम्हारे पास सैंड है, तुम्हारे पास सिल्ट है, तुम लेकर नहीं चल रहे। हर चीज में प्रॉपर्टी आती है, यहां नहीं ले रहे, लिमिटेशन आ गई है। फाउंडेशन का साइज नहीं ले रहे हो आप यहां पर, तो हम यही साइज जो है ना, इसी साइज के बेसिस पर कुछ फॉर्मूले निकालते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एसएससी जेई में पूछता है, वो क्या है। सर जो लिखा है वो एक बार रिपीट कर दो, ठीक है अभी कर देता हूँ। किसने का डेंस, हमेशा डेंस नहीं लेते। मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूँ। ये बच्चे ने मेरी बात को पकड़ा, संजय सिंह बहुत बढ़िया कहा आपने। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा डेंस नहीं लेते हैं। अभी मैं फॉर्मूला बताऊंगा, ये क्ले के लिए भी दे देता है डाटा। तो हमने प्रॉपर्टीज को कंसीडर नहीं करा ढंग से कि ये क्ले के लिए भी फॉर्मूला यूज हो रहा है, मतलब टेस्ट क्ले के लिए भी यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं वो समझेंगे अभी। नोट करके एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो मिनिमम लोड आप लगा रहे हो, मिनिमम लोड कितना लग रहा था इसका 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। और इस लोड को आप कहते हो मेरे प्यारे बंधुओं सीटिंग लोड। सीटिंग लोड क्या करता है, इस चीज को समझना। जैसे मिट्टी उबड़ खाबड़ है तो पहले क्या होता है, कुछ लोड उस पर डाल देते हो ताकि मिट्टी समतल हो जाए, स्टेबल हो जाए, एक यूनिफॉर्मिटी के लिए आ जाए, तो उसको कहते हैं सीटिंग लोड। तो मैं क्या कहूंगा, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द सॉइल। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। कोई डाउट नहीं है। चलो सुमित तक बात जायज, ये बात बोल के गया। क्ले हम ले सकते हैं लेकिन क्ले होने में टाइम लगता है, इसलिए हम डेंस सैंड को कंसीडर करते हैं। शब्द आ गया, कंसीडर करते हैं, लेकिन ओरिजिनली तो उस पर भी ले रहे हैं ना, तो वो चीज टेस्ट में तो नहीं लिखी गई, इसलिए एक लिमिटेशन के तौर पर आ गई। सुमित तक बात सही बोल के गया। चलो सेटलमेंट किस तरह निकालते हैं। जब आपके पास क्ले होगा तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, SF/SP इज इक्वल टू WF/WP। और जब आपके पास सैंड होगा प्यारे दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है SF, ये क्या है, ये SF है। SF इज इक्वल टू SP B इंटू BP प्लस में 0.3 अपॉन BP इंटू B प्लस में 0.3 का होल स्क्वायर। अब ये सारी चीजें समझ लो, ये और लगा लेना इसके बीच में, सैंड सॉइल और क्ले सॉइल, ये लगा भी हुआ है। SF क्या है, सेटलमेंट इन द फाउंडेशन। कोई डाउट तो नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये चीज जल्दी से बताएंगे प्यारे दोस्तों। अभी BP क्या है, BP इज नोन टू बी एज द विड्थ ऑफ द प्लेट। BP क्या है, विड्थ ऑफ द प्लेट। यहां पर मैं लेकर चल रहा हूं डाया ऑफ द प्लेट। B क्या है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन को ही B बोला गया है दूसरे केस, ठीक है, और कुछ नहीं। चलो वही भाई, मतलब यार सिविल वाला होना, अनपढ़ हुआ, इतना इंग्लिश नहीं आती है। सुमित टाक, ठीक है।
बुरा मत मानियो भाई मेरी बात का ना, ये चीज क्लियर है। थम्स अप करते रहा करो ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे, फिर मैं आप लोगों को अभी पाइल फाउंडेशन की तरफ लेकर चल रहा हूँ। जल्दी से बताइए। चलो आगे की मैं बात करूं, डीप फाउंडेशन की बात करता हूं यहां से। अभी देखो मैंने आपको बताया था दो तरीके की फाउंडेशन होती है, एक होती है आपकी, अच्छा एक होता है आप लोगों का शैलो फाउंडेशन, एक होता है आपका डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें विड्थ ज्यादा होती है डेप्थ से। डीप फाउंडेशन में डेप्थ ज्यादा होगी विड्थ से। अभी बात आती है व्हाई डू वी प्रोवाइड द डीप फाउंडेशन, जब हमारे पास लोड बहुत हाई होगा, बियरिंग कैपेसिटी मिट्टी की लो होगी, उस केस में हमेशा प्यारे दोस्तों डीएफ का यूज करता हूं, डीप फाउंडेशन का यूज करता हूं। रेगिस्तान में कोई कंस्ट्रक्शन करो, डीप फाउंडेशन। बहुत बड़ी बिल्डिंग, डीप फाउंडेशन। पाइल्स का यूज होता है ना। और मैं इसके बारे में एक छोटी सी बात बोल दूं, शाम को मेरा एक यूट्यूब पर लेक्चर है पाइल फाउंडेशन, शाम को मेरा यूट्यूब पर लेक्चर है पाइल फाउंडेशन। ये आप ही लोगों के लिए स्पेशल है, क्योंकि यहां पर मैं आप लोगों को एनिमेशन नहीं दिखा सकता, पीडीएफ में एनिमेशन आ नहीं पाती। तो इसी कारण से ये जो भी आपका एनिमेशन मुझे दिखाना है ना, शाम 5 बजे यूट्यूब पर मेरे साथ बन जाना। कुछ एनिमेटेड चीजें दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से डीप फाउंडेशन दी जाती है, और एक इंजीनियरिंग स्किल बताऊंगा, बेहतरीन आप लोगों को समझ में आ जाएगी डीप फाउंडेशन, डाउट नहीं रहेगा। थ्योरी अभी, एनिमेशन शाम को 5 बजे जरूर बन जाना, यूट्यूब पर काम आएगी बहुत ज्यादा, आपका इसी लेक्चर का एक हिस्सा है। ठीक है, कौन से चैनल पर? अनिमेश पांडे, एसएससी क्वेस्ट, एसएससी क्वेस्ट सर्च करना, एसएससी क्वेस्ट, उसमें मेरा एक बना होगा आज का सेशन 5 बजे का। उसमें यार एनिमेटेड यहां ला नहीं पा रहा, पीडीएफ में एनिमेटेड आ नहीं पा रहा, पीडीएफ में एनिमेटेड आ नहीं पा रहा। तो मैं वहां दिखाऊंगा, जरूर बन जाना। एसएससी क्वेस्ट अनअकैडमी ये लिखा है बच्चे ने, आप सर्च करना, आ जाऊंगा मैं। ठीक है, बात आती है बेयरिंग कैपेसिटी, मैंने बताया। अब लिखते हैं बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल्स क्या है? मैक्सिमम लोड विच कैन विदाउट फेलियर और एक्सेसिव सेटलमेंट के बिना जितना लोड झेल सकती है वो बेयरिंग कैपेसिटी बनती है, सबको पता है। अब मेरी बात को समझना प्यारे दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं यहां पर, कि आप जब भी यहां पर डीप फाउंडेशन की बात करते हैं तो डीप फाउंडेशन के केस में आपको 3 चीजें देखने को मिलती है। एक होता है आपका पाइल फाउंडेशन, एक होता है आपका पायर्स फाउंडेशन, और एक होता है आपका केशंस, या फिर उसको हम कहते हैं वेल केशन। तो अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है? हमारी सॉइल मैकेनिक्स के अंदर जनरली हम पाइल फाउंडेशन को लेकर चलते हैं, और पाइल फाउंडेशन को ही पढ़ना है आज। उसके बाद बात करना चाहूं यहां से प्यारे दोस्तों कि पाइल फाउंडेशन की मैं बात करता हूं तो यार पाइल फाउंडेशन 2 तरीके की है, जनरली 2 है, लेकिन 3 उसको बना देते हैं। पहला आता है मेरे पास एंड बियरिंग पाइल्स, दूसरा आता है मेरे पास फ्रिक्शन पाइल्स, एंड द थर्ड वन इज नोन टू बी एज द कंबाइंड पाइल्स। इसमें क्या होता है मैं तीनों को समझा देता हूं, एक बार ही आपको छोटा सा समझाऊंगा, ज्यादा नहीं समझा रहा। एंड बियरिंग पाइल में क्या होता है, ये आपकी एक पाइल है, ये आपकी एक पाइल है, और ये आपकी एक पाइल है। इन तीनों पाइल पर मेरे प्यारे बंधुओं आप लोड लगा रहे हो ऊपर से, ये आपने एक लोड लगाया, ये आपने तीनों पर लोड लगाया, सपोज क्यू का लोड लगा रहे हो। जब ये सारा का सारा लोड आपका सिर्फ एंड से ट्रांसफर होगा, एंड बियरिंग पाइल, जब ये सारा का सारा लोड आपके साइड से ट्रांसफर होगा, फ्रिक्शन पाइल, और जब ये सारा का सारा लोड आपके साइड से और एंड से दोनों से ट्रांसफर होगा, तो कौन सी आ गई? कंबाइंड पाइल। नोट करके एक बात लिखवाना चाहता हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है, पीएसयू लेवल, एसएससी यहां तक नहीं जा सकता आपका कभी भी, सोच होती है अपनी अपनी, वो नहीं सोचता इतना। तो मैं कहूंगा जनरली वी यूज्ड कौन सी पाइल? हम करते हैं कंबाइंड पाइल। असलियत में जो हम यूज करते हैं ना, वो हम कंबाइंड पाइल्स को यूज करते हैं। ठीक है, अभी मेरी बात आती है यहां पर मेरे प्यारे बंधुओं, यही समझाने लाया हूं। 3 तरीके से जनरली हम बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। एक होता है मेरे पास एनालिटिक मेथड, एक होता है डायनामिक मेथड, और एक होता है एम्पिरिकल मेथड। तो हमारे कोर्स में एनालिटिक है, कोर्स में तो तीनों ऐसे ही बताऊं तो, लेकिन वो आईएएस और गेट के लिए है। तो मैं तो यहाँ पर पीएसयू तक पढ़ा रहा हूँ, 80% चांस है कि पीएसयू एनालिटिक पर ही पूछता है, इसलिए मैं वही आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो मुझे कौन सी पाइल लेकर चलनी है जिसमें आपको दोनों मिले, फ्रिक्शन भी मिले और एंड बियरिंग भी मिले,
उस तरह की पाइल को मैं आगे पढ़ूंगा। मैं इन दोनों को देख ही नहीं रहा, थोड़ा बहुत आप लोगों को मैंने इसके बारे में बता दिया। अमृतांशु, आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया, आज आप लेट आ गए। एक बात याद रखना यार, समय की बहुत बड़ी कीमत रहती है। जो बंदा समय की परवाह नहीं करता, समय उसकी परवाह नहीं करता, और समय का महत्व आप जानते। समझना, बुरा मत मानना, फॉलो करेंगे आगे से, ठीक है? प्लीज आप टाइम पर। सिर्फ फ्रिक्शन पाइल क्यों नहीं लेते? किसने कहा नहीं लेते? मेरे शब्दों पर गौर फरमाओ, एक एक शब्द का महत्व होता है। मैंने कहा जनरली, जनरली, जनरली हम ये लेते हैं। मैंने वो नहीं कहा कि वो नहीं लेते, लेते हैं भाई। ज्यादातर जब आप डेजर्ट एरिया की बात करते हो तो डेजर्ट एरिया में फ्रिक्शन पाइल का यूज किया जाता है, ठीक है? चलो, तो हम वो कर लेते हैं, लेकिन जनरली ज्यादातर हम इसका यूज करते हैं क्योंकि दोनों तरफ से लोड ट्रांसफर आपका हो जाता है। एक एक शब्द पर गौर फरमाना। अभी एक चीज बताऊंगा जो दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखी पाएगी, और आपको मैं पिछले 3 लेक्चर से वो चीजें बता रहा हूं जो किताबों में नहीं है, ठीक है ना? समझना, ये चीज क्लियर करते हैं। मैंने कहा यहां से एनालिटिकल मेथड की वजह से अगर मैं निकालना चाहता हूं अपनी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, 2 तरीके से ट्रांसफर हो रहे लोड, एक तो एंड बियरिंग और एक फ्रिक्शन। एंड बियरिंग और फ्रिक्शन, अच्छा, फ्रिक्शनल लोड क्या होता है मेरे को पता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। तो मैंने क्या कहा है, यहां से लोड क्या बचेगा, स्ट्रेस इंटू एरिया। कोई डाउट नहीं आना चाहिए आप लोगों को। मैंने कहा टोटल ये फॉर्मूला क्या बना आप लोगों का, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल इज इक्वल टू बियरिंग एंड बियरिंग इंटू एरिया ऑफ द बियरिंग प्लस स्क्रीन सरफेस स्ट्रेस, फ्रिक्शनल स्ट्रेस इंटू एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइल। ये चीज लिखी हुई है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का न्यूमेरिकल पीएसयू में आएगा, जेई यहां तक नहीं जाता। क्या क्या है वो सारी चीजें यहां पर लिखी है, जरा हम देख लेते हैं। यहां पर ये क्या है, अल्टीमेट लोड, ये क्या है, एंड बियरिंग कैपेसिटी, ये क्या है, स्किन फ्रिक्शन, एंड रेजिस्टेंस, स्किन रेजिस्टेंस, ये क्या है, इसको हम कहते हैं एंड बियरिंग एरिया, ब्रेकिंग एरिया कह लो या एंड बियरिंग एरिया कह लो, जो लास्ट का एरिया होता है ये वाला, ठीक है? और ये क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या, जो ये पाइल का साइड का सारा एरिया चल रहा है, ये वाला एरिया, आगे पीछे ऊपर नीचे पूरी की पूरी गोल पाइल, ठीक है? चल आगे की तरफ अगर मैं चलना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात यहां से बताना चाहूंगा आप लोगों को। होता क्या है जनरली कि आप लोगों को क्लियर करता हूं। मैंने कहा आपके पास टोटल लोड कौन कौन सा जा रहा है, एक तो आपका जा रहा है एंड बियरिंग का, एक आपका जा रहा है सरफेस फ्रिक्शन का, यही बोला गया। अच्छा, ये कौन सा है, अल्टीमेट लोड है भाई। अल्टीमेट लोड में क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं ना, लगाते हैं कि नहीं लगाते? तो मैं कहूंगा वी नीड टू अप्लाई द फैक्टर ऑफ सेफ्टी हियर। हाउ विल आई अप्लाई द फैक्टर ऑफ सेफ्टी? तो अभी मैं कहता हूं अगर मैं एलोएबल लोड निकालना चाहता हूं, मैंने कहा क्यू एलोएबल निकालना चाहता हूं पाइल पर, इसको मैं लिखता हूं क्यू एपी, तो मैं क्या लिखूंगा, अल्टीमेट लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इस बात को, इस कथन को जहन में बिठाते हुए चलना। और यार आगे मत भागा करो, सुमित टाक, आगे मत भागा करो। मैं जानता हूं तुम बहुत होशियार हो, बुरा मत मानना, लेकिन फिर भी पता है तुम ऐसे कमेंट करते हो ना, तो एक बच्चा जो है वो बिल्कुल फ्रेशर पढ़ रहा है, मेरे इस कथन को जरा गौरपूर्वक सुनना। वो बच्चा तुम्हारे इस सेंटेंस को देख के उसके दिमाग में या तो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि यार मुझे नहीं पता, या फिर वो समझता समझता भटक जाता है। तो ऐसे मत लिखो, समझ रहे हो? मैं जब उस पर आऊंगा जब समझना इस चीज को, बुरा मत मानना, बट प्लीज आप लोग इस चीज को समझकर चलना। कई बच्चे फ्रेशर होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कमेंट देख के। मत लिखो यार, तुम्हें पता है, अच्छी बात है, ठीक है? तो ये चीज ऐसे नहीं लिखनी हमको, बहुत अच्छी बात है, हमको ज्ञान है और जहां जरूरत पड़ेगी वहां ज्ञान का उपयोग करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है? चलो आगे की बात आती है। यहां पर मैंने कहा कि ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कितनी लेते हैं हम लोग। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों जनरली हम लेकर चलते हैं 2.5 से 3 के बीच, 2.5 से 3 के बीच। अब एक और चीज समझना, अगर मैं निकालता हूं क्यू एलोएबल लोड ऑन द पाइल, मैंने लिखा यहां पर क्यू अल्टीमेट की जगह मैंने लिख दिया क्यू एंड बियरिंग प्लस क्यू सरफेस फ्रिक्शन अपॉन टोटल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ना। और आपको एक चीज तो पता है कि भाई दोनों का अलग हिसाब किताब है। ये अगर ऐसे ट्रांसफर कर रहा है तो दूसरे वाला मेरा कैसे कर रहा है, नीचे से कर रहा है। दोनों का अलग हिसाब किताब है, दोनों में फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग लगेगा, कोई डाउट नहीं। इसको मैं एक्चुअली में कैसे तोड़ता हूं, मैं इसको लिखता हूं क्यू एंड बियरिंग अपॉन F1 प्लस क्यू सरफेस फ्रिक्शन अपॉन F2। इस तरह से प्यारे दोस्तों आपका एलोएबल लोड ऑन द पाइल का इक्वेशन आता है। अब समझ लो, मैंने कहा क्यू एलोएबल लोड ऑन द पाइल इज इक्वल टू क्यू एंड बियरिंग अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1, क्यू सरफेस फ्रिक्शन अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2। एक भी चीज समझना है तो साथ के साथ कमेंट कर देना, पढ़ लूंगा। मैंने कहा
फ्रिक्शन फैक्टर 1 की वैल्यू 2 से हमेशा बड़ी रहेगी। क्यों? फंस गया? क्यों? अरे प्यारे दोस्तों, ये हमेशा इसलिए बड़ी रहती है क्योंकि आपको पता है एंड बियरिंग की अगर मैं बात करता हूं, मेरे इस कथन पर ध्यान देना, जिंदगी में कभी किताब में नहीं लिखा पाएगा, दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा, समझ लेना। सरफेस एरिया कम है, लोड कितना है? दोनों के ऊपर बराबर। लोड दोनों के ऊपर बराबर। मैं कहता हूं तुम्हारे ऊपर 10 किलो न्यूटन का लोड रख दिया जाए, तुम्हारे ऊपर रख दिया जाए और तुम्हारी एक उंगली पर 10 किलो न्यूटन का लोड रख दिया जाए, कौन टूटेगा? अरे तुम तो सह लोगे, तुम्हारी उंगली नहीं सह पाएगी, इसीलिए तुम्हारी उंगली को बचाना जरूरी हो जाएगा। तुम्हारी उंगली को बचाना जरूरी हो जाएगा। और बचाने को क्या कहता हूं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहता हूं ना। इसीलिए एंड बियरिंग वाले केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी को जल्दी बचाया जा रहा है, इसलिए वो बड़ा है, ये कम है। समझ लेना, ठीक है? कहीं नहीं लिखा। क्लियर? अरे थम्स अप कर दिया करो यार, मतलब हद ही मचाते हो तुम, ये बोलना ना पड़े मुझे, मेरे को बच्चों का तो आंसर चाहिए। क्लियर? चलो आगे की मेरी बात को क्लियर करना। बात आती है यहां से मेरे प्यारे बंधुओं, कितना कितना लेकर चलते हैं वो मैं आगे पढ़ा देता हूं आपको। अभी ये चीज मैंने समझाई आपको, अब मेरी बात को क्लियर करना यहां से कि होता क्या है, इस चीज को भी समझ लेते हैं साथ के साथ कि हम लोग जब इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेकर चलते हैं तो आपकी जनरली F1 की वैल्यू रहती है 3 के बराबर और F2 की वैल्यू हम 1 से 1.5 की तरफ लेकर चलते हैं, ये लेकर चलते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को क्लियर करना है। अब मैंने आपको बताया ये एंड बियरिंग के केस में और फ्रिक्शन फैक्टर के केस में इक्वेशन कैसे कैसे निकलती है वो समझाना है मुझे यहाँ पर। तो आप इस चीज को कथन से समझते हुए चलना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, आपके न्यूमेरिकल पर्पस इंपॉर्टेंट बनता है। सारा PSU लेवल है, जेई में नहीं पूछने वाला कुछ भी। जेई में जो पूछेगा लास्ट में इकट्ठा बताऊंगा अभी आपको। मैंने कहा जब आप एंड बियरिंग की बात करते हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है CNC, और जब आप सरफेस फ्रिक्शन की बात करते हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा C डैश। ये क्या है? C कहलाता है कोहेजन और C डैश भी कोहेजन है। C कोहेजन एंड C डैश भी कोहेजन ही है, वो सेम है। NC जो है वो है कोहेजन कैपेसिटी फैक्टर, और जब आप बात करते हो यहां पर अल्फा की तो इसको कहते हैं एडहेशन फैक्टर। गॉट इट? अब यहां से जेई में क्या खास बनता है वो लिखवा देता हूं, काम की बात लिखवा रहा हूं यहां से। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं यहां से बात करता हूं कि मेरी जब क्ले की बात चलेगी, आपकी जब प्योर क्ले की बात चलती है, फॉर प्योर क्ले पाइल कंस्ट्रक्शन, यानी जब पाइल जो है वो प्योर क्ले पे कंस्ट्रक्ट करी जाएगी या क्ले सॉइल पे कंस्ट्रक्ट करी जाती है, उस केस में NC आपका 9 के बराबर हो जाता है। यानी Q एंड बियरिंग कितना बन गया? 9 इंटू C। CNC था ना, 9 इंटू C, कोई डाउट तो नहीं। और सरफेस फ्रिक्शन की मैं बात करता हूं तो वहां पर आपका क्या बनता है? अल्फा की वैल्यू लिखवा देता हूं। Q सरफेस फ्रिक्शन आपका बन रहा था अल्फा C डैश। C डैश क्या है? C डैश इज नोन टू बी एज द कोहेजन, और कुछ नहीं है। ये चीज आप लोगों को क्लियर करके चलनी है, ठीक है? तो मैंने कहा C डैश क्या है? C डैश इज द कोहेजन ओवर डेप्थ, जो डेप्थ के साथ कोहेजन जा रही है उसको कहते हैं, और कुछ नहीं है, सेम है। मैंने कहा अल्फा की वैल्यू को आप लोगों को याद रखना है। अल्फा की वैल्यू आपकी वेरी करती है। अगर आपके पास डेंस सैंड है तो 0.3 से 0.4 किसके लिए जाती है? डेंस सैंड के लिए जाती है। अल्फा की वैल्यू मेरे प्यारे बंधुओं 0.4 से 0.6 तक किसके लिए जाती है? मीडियम क्ले या मीडियम सैंड, मीडियम स्टिफ सैंड के लिए जाती है। ये क्वेश्चन में गिवन होता है कौन सी सैंड है, तो उसी के हिसाब से अल्फा लगाया जाता है। और अभी बात आती है 0.6 से 0.9 किसके लिए जाती है? लूज सैंड की। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये सारा का सारा आप लोगों को जेई के लिए खास बनता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। C और C डैश एक ही है क्या? नहीं, थोड़ा सा अलग है। C क्या है? C और C डैश को समझ लो, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बच्चे ने पूछ लिया तो बता रहा हूं। अभी बात आती है C डैश जो है वो क्या है और C क्या है? C एक्चुअली देखा जाता है बिटवीन द पार्टिकल्स। C कहां देखा जाता है? मैंने कहा C देखा जाता है बिटवीन द पार्टिकल ओवर सरफेस, शब्दों पर गौर फरमाना। और C डैश देखा जाता है बिटवीन पार्टिकल्स ओवर डेप्थ। तो सरफेस पर जब कोहेजन देखी जाती है ना कुछ डेप्थ तक, वो C है, लेकिन जब लंबी डेप्थ तक देखते हो तो वो C डैश बन जाती है। पेपर में दोनों गिवन होगा, ठीक है? बिटवीन पार्टिकल्स ओवर डेप्थ। समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है? ये चीज आप लोगों को क्लियर करके चलना है। अभी मेरी बात आती है मेरे प्यारे बंधुओं यहां से, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अब मैं आप लोगों को कुछ एनिमेशन मतलब लिखा हुआ है उससे समझा देता हूं कि मैंने बताया आपको जब भी आप क्ले की बात करते हो
जब भी आप यहाँ पर क्ले की बात करोगे या क्ले के अंदर पाइल जा रही है तो क्यूबी कितना 9C, ये अल्फा, अल्फा क्या है, एडेशन फैक्टर है, तो ये चीज आप लोगों को मैं बता चुका हूं। गॉट इट। आगे की मैं बात करता हूं तो मैंने ये भी बताया कि अलेवेबल लोड या फिर सेफ लोड क्या बनता है, ओवरऑल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करा, ये वैल्यू 2 नहीं, ये 1 से 1.5 रखी जाती है, इसको आप क्लियर कर लेना। और कितना जनरली 2.5 रखा जाता है। प्योर क्ले के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, मैंने बताया 9C तो क्या बना, QEB, AB इज द एरिया, अल्फा C डैश इंटू एरिया ऑफ द सरफेस, टोटल वाला सरफेस। एक एग्जांपल दे दूं जल्दी से, कहो तो एग्जांपल दे दूं, जल्दी बता दो, चलो मैं दे रहा हूं। मैंने कहा यहां से आपके पास ये पाइल है और दोनों तरह की पाइल है, इस पाइल का शेप कैसा है, ये सर्कुलर पाइल। तो सर्कुलर पाइल होने की वजह से इसकी लेंथ कितनी आई है, यहां पर मैंने कहा L लेंथ है, डायमीटर कितना है, फाई इसका डायमीटर है। तो इसका AB कितना बनेगा, बेस एरिया लास्ट का, वो बनेगा π/4 इंटू फाई का स्क्वायर, और AS कितना बनेगा, पाई इंटू फाई इंटू L। हो गया। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रखनी होती है और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। इस तरह का आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल कभी आ जाए तो कर लेना। आगे की मैं बात करूं तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काम आती है अंडर रिंग पाइल। बचपन में जब सॉइल मैकेनिक स्टार्ट करी थी, बचपन का मतलब आज से 20 दिन पहले, हमारी उम्र जल्दी जल्दी बढ़ेगी, है ज्ञान बढ़ रहा है ना। अच्छा ज्ञान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, सच्ची थम्स अप करके बताना, तुमने सॉइल पहले भी पढ़ी है, ज्ञान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा है ना, ज्ञान बढ़ना चाहिए बस। अंडर रिम्ड पाइल क्या होता है, मैंने बताया था जब आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल या बेंटोनाइट क्ले होती है तो वो लोड डालने पर स्वेल करती है या श्रिंक करती है टेम्परेचर के साथ, उस केस पर फाउंडेशन नहीं लगाती, बताया था। उस केस में अंडर रिम्ड पाइल्स को यूज करते हैं। अब क्यों करते हैं वो समझते हैं। मैंने कहा अंडर रिम्ड पाइल ये होती है, पिक्चर में दिख रही है क्या ये एक्चुअली में इन पाइल्स के अंदर ये बल्ब होता है, इन पाइल्स के अंदर ऐसी शेप की होती है, और हमेशा ध्यान रखना, नोट करके लिख लो, इट इज कास्ट इन सिटू ऑलवेज, इट इज ऑलवेज कास्ट इन सिटू। कास्ट इन सिटू का मतलब क्या होता है कि ये गड्ढा खोदने के बाद बनाई जाती है, गड्ढा खोदने के बाद उसमें आरसीसी डालकर ये बनाई जाती है, ठीक है, पहले से नहीं बनती कभी भी। तो मैंने क्या करा, इसमें बल्ब है, आपने मिट्टी खोद दी, बीच में एक बल्ब क्रिएट कर दिया, आपने आरसीसी भर दिया, ये बल्ब क्या करेगा, ये बल्ब अपने नीचे की सारी मिट्टी को एकदम दबा के रखेगा, वो मिट्टी नहीं फैल सकती किसी भी हालत में, इसीलिए अंडर रिम्ड पाइल का यूज करते हैं, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना जाता है, 2 से 3 जनरली, और 2.5 इतना आता है। अंडर रिम्ड पाइल समझ आया, नोट करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यूज कहां पर होती है, इट इज यूज्ड इन केस ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल, ये मैंने पहले भी लिखवाया था, एंड बेंटोनाइट क्ले। ब्लैक कॉटन सॉइल और बेंटोनाइट क्ले के केस में इसको हम यूज करते हैं। और मैं एक बात बताऊं क्या यार, आप लोगों को प्लीज, जो भी बच्चा आपका दोस्त है ना, उसको बताओ ज्यादा से ज्यादा कि हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं और क्या हमें कमी है, क्या हमें फायदा है, वो बताओ ज्यादा से ज्यादा। अपने को बच्चे चाहिए, ठीक है। एक बार मैं ऐसे ही कह रहा था क्लास के बीच में, आई वाज टीचिंग ऑन द यूट्यूब, तो पहले यूट्यूब पर ही पढ़ाया ज्यादा हमने, ठीक है। तो सुमित टाक, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जगविंदर जैसे बच्चे से मुझे उम्मीद रहती है, क्योंकि ये बच्चे ने मेरी बहुत हेल्प करी, हमेशा पिछले 2 साल से मेरी बहुत मदद करी। सुमित टाक, आपने भी मदद करी, बहुत धन्यवाद आपका। तो एक बार मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा था, मैंने ऐसे ही कहा कि मुझे बच्चे चाहिए है, तो एक बच्चा क्या कहता है कि भाई कर लो ना, यहाँ मांगने से थोड़ी मिलेंगे। तो आप लोग ऐसे मत कहना, तो समझने का ये चीज क्लियर करना, ठीक है। आगे चलते हैं। अंडर रिम्ड पाइल की मैं बात करता हूं। अंडर रिम्ड पाइल की बात आती है, यहां से देखो 3 चीजें बनती है आपकी। क्या क्या रीजन बना, पहला रीजन तो आया ये, दूसरा रीजन आया बल्ब का, और तीसरा रीजन आया इसके नीचे का। तो कुछ नहीं है, 3 तरह की लगती है। A1 आपने निकाला πbl1 πbl2, और इस तरह से आपने ये चीज निकाली। और प्यारे दोस्तों, आप अपनी 3 तो को ऐड कर दोगे। ये क्या है, बल्ब है, ये क्या है L1, और ये क्या है L2। ये क्या है, बल्ब है, ये L1 है और ये L2 है। तीनों को प्लस कर दो, तीनों को प्लस करने के बाद अल्टीमेट लोड आप इस तरीके से निकाल सकते हो। नो नीड टू लर्न, इसको लर्न मत करना अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो। पीएसयू वाले खास याद रखेंगे, पीएसयू वाले याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलो अभी ये मिटा देते हैं। नेक्स्ट, ये मैंने पढ़ा नहीं चाहता, मैं पढ़ाना नहीं चाहता, इसको खुद पढ़ लेना, पीडीएफ आपके पास रहेगी। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन कौन सा, स्ट्रैप फाउंडेशन का क्या काम होता है,
बैंड फाउंडेशन क्या होती है, पाइल फाउंडेशन ये मैंने आपको बताया। इंपॉर्टेंट क्या है वो समझ लेते हैं जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्या बनता है भैया, जब आप भी पाइल फाउंडेशन की बात करते हो और फ्रिक्शनल पाइल की बात करते हो तो ये आपके जेई में पूछे गए क्वेश्चन है। और मैं आपको बताऊं ये मेरी किताब का कंटेंट है, सुन लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 3 पाइल तो एक ग्रुप के अंदर होनी चाहिए हमेशा, इससे कम किसी भी ग्रुप के अंदर, अभी मैं ग्रुप की बात कर दूंगा, समझा दूंगा, पहले एक बार ही पढ़ा देता हूं। 3 पाइल तो होनी चाहिए। और अगर एंड बियरिंग पाइल्स की बात करता हूं तो उसके बीच में स्पेसिंग कितनी, 2 इंटू डाया। और अगर मैं फ्रिक्शनल पाइल की बात करता हूं तो उसके बीच में स्पेसिंग कितनी, 3 पाइल। ठीक है, चलो क्वेश्चन बनता है वो क्लियर कर दो। सुमिट्टा, मैट फाउंडेशन का यूज करते हो? मैट फाउंडेशन को राफ्ट फाउंडेशन का भी नाम दिया जाता है, जहां बहुत सारे कॉलम लगने की जरूरत होती है। एक छोटी सी बात जो मेरे को एनालाइज हुई है आज तक, जहां बहुत सारे कॉलम लगने की जरूरत होती है, जहां लोड बहुत ज्यादा होता है, उधर राफ्ट फाउंडेशन यूज करना। जैसे मॉल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, कोई एमएनसी बिल्डिंग बनाना, इस केस में हमेशा राफ्ट होती है। 12 फ्लोर से ऊंची बिल्डिंग पर भी राफ्ट लगाते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को क्लियर करनी है। ऑलराइट, चले, तो ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है, जेई में डायरेक्ट आता है। उसके बाद की बात आती है अंडर रिम्ड पाइल के लिए क्या इंपॉर्टेंट बनता है आपका, हमेशा कास्ट इन C2 है। डाया कितना रखते हैं, बल्ब का डाया 2.5 इंटू डाया, मतलब बल्ब जो होता है वो 2.5 इंटू डाया ऑफ द पाइल के बराबर होता है, याद रखेंगे। और स्पेसिंग कितनी होती है, 2 से लेकर 3 टाइम्स ऑफ डाया, 2.5 से लेकर 3 टाइम्स के बीच में स्पेसिंग रखी जाती है। डाटा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। ठीक है, चलो अभी मैं ग्रुप्स की बात करूं क्या यहाँ पर, अगर आप लोग कहो तो? चलो पहले तो थम्स अप करके बता दो, फिर उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ, कुछ देखेंगे। चलो आगे चलते हैं। अभी मैं बात बताना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, यहां पर जो मैंने आपको बताया वो चीज, अभी ग्रुपिंग की बात कर देता हूं थोड़ी सी। अरे ग्रुपिंग ऑफ द पाइल्स की बात कर देता हूं, इंपॉर्टेंट डाटा है। ग्रुपिंग ऑफ द पाइल्स की सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, व्हाई डू वी नीड इट, हम क्यों करते हैं, व्हाई डू वी नीड इट। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, देखो कृष्ण पांडे, मेरे से आपने पूछा याद है क्या सब आपको, मैं कोई भगवान नहीं हूं, तो इंसान और तुम्हारे जैसा ही हूं, कभी नहीं रहता, कभी याद किसी को नहीं रहता, दुनिया में कोई भी देख लो, मैं तो अनोखा ही क्या हूं। तो भाई प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, मैं भी हर हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में इनको देखता रहता हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत याद रहता है, ज्यादा नहीं। तो ये आपको भी करना पड़ेगा, यही एकमात्र इसकी घुट्टी है, पी लो। मेहनत अध्ययन करना पड़ता है, जब भी चीजें याद रहती हैं, वरना नहीं रहती, जाहिर सी बात है। और जो कहता है ना मेरे याद है, वो फेंक रहा है, आपको बना रहे। ठीक है, तो आप बनना छोड़ देना और उसके फेंकने को लपेटना शुरू कर देना। किसी को याद नहीं रहता कभी भी, अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, चलो तो अभी बात आती है प्यारे दोस्तों यहाँ पर, यार कई सालों तक एबीसीडी ना बोलो तो वो भी भूल जाते हो। एबीसीडी आप पढ़ते हो इंग्लिश में, इसलिए आपको याद रहती है। कख का याद है क्या, सच बताना, कख का याद है? पूरा याद नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम पढ़ते नहीं है, हिंदी हमारी लैंग्वेज ही नहीं बन पाई, तो इसीलिए अध्ययन तो करना पड़ता है। इसमें तो कोई ऐसी वो नहीं है, मेरे को भी ऐसे याद नहीं रहता, अध्ययन करता रहते हैं तो याद रहता है। ठीक है, और उसी की डिमांड होती है। मेरी डिमांड क्यों है? इसीलिए है ना, मैं अध्ययन करता रहा तो तुम अध्ययन शुरू कर दो, तुम्हारी डिमांड बन जाएगी, तुम्हें नॉलेज हो जाएगी। ये होता है सबके साथ है। टीचर की डिमांड बनती है उसी से, क्योंकि वो मेहनत कर लेता है। ठीक है, जब भी तो टीचर फेमस हो जाते हैं, इसीलिए तो होते हैं, वो मेहनत करते रहते हैं। चलो, व्हाई डू वी नीड इट, पहली बात तो आती है कि इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी ऑफ लोड बियरिंग इंक्रीजेस। ठीक है, अभी एफिशिएंसी की मैं बात करूं तो कैसे निकालते हैं इसकी एफिशिएंसी प्यारे दोस्तों। एफिशिएंसी की अगर मैं बात करना चाहूं तो इसकी एफिशिएंसी आती है फॉर्मूला, एफिशिएंसी ग्रुप लोड कैपेसिटी अपॉन में नंबर ऑफ इनटू सिंगल पाइल। इसको लिखूं कैसे, अल्टीमेट लोड पाइल इनटू में 100। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्या है बता देते, QUG कहलाता है, QUG कहलाता है लोड बेयर बाय द ग्रुप। जितना भी आपका लोड ग्रुप से निकल रहा है, बेयर बाय ग्रुप, उसको कहते हैं QUG। QUP जो होता है लोड बियर बाय सिंगल पाइल।
एक पाइल कितना लोड सह सकता है। और उसके बाद प्यारे दोस्तों बात आती है यहाँ पर कि एन क्या है, एन है नंबर ऑफ पाइल्स। अब इंपॉर्टेंट डाटा क्या बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट करके लिख लेना यहाँ पर कि ईटा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी रहती है। दूसरा पॉइंट क्या बनता है, मिनिमम नंबर ऑफ पाइल्स कितनी रहती है आपकी, मिनिमम नंबर ऑफ पाइल्स एक साइज का वो कितना रहता है, 3, यानी मिनिमम 3 पाइल तो आपके लिए रहनी ही चाहिए। एक और तीसरा पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि अगर आप सैंड की बात करते हो या फिर ऐसे लिख लो क्ले की बात करता हूं, तो क्ले के केस में ग्रुप एफिशिएंसी 1 से कम आ सकता है, 1 से बड़ा आ सकता है और 1 से बराबर भी आ सकता है। नोट करके लिख लो, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सॉइल, डिपेंड ऑन सॉइल प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी, सॉइल प्रॉपर्टी एंड टाइप, उस चीज पर ये डिपेंड करता है। तो आपके एग्जाम में ये चीज डायरेक्ट पूछी जाती है। आगे की मैं बात करना चाहूंगा, एक और टर्म आती है जो आपके जेई में पूछा गया था, एसएससी जेई 2017 में पूछा गया, तो जिन बच्चों से पूछा वो घबरा गए थे क्योंकि जनरली जेई में नहीं पढ़ाया जाता। देवानंद मैंने बताया तो नीड क्यों है ग्रुप पाइल का, क्योंकि इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ज्यादा लोड डाल सकते हैं, और जिसको हम कहते हैं मैट फाउंडेशन। अब सुन लो देसी भाषा, मैट फाउंडेशन समझे थे? मैट फाउंडेशन कहाँ यूज होती है? शैलो के केस में, शैलो फाउंडेशन का ही एक हिस्सा मान के चल सकता हूं मैट फाउंडेशन। वही शैलो फाउंडेशन की जगह अगर डीप फाउंडेशन कर दूं, शैलो फाउंडेशन के केस में बहुत सारी फाउंडेशन एक साथ लाइन से रखी गई थी, 2 क्यों नहीं सर, वही बता रहा हूं, 2 क्यों बता, क्वेश्चन पूछते हो अच्छा लगता है पीता। अभी बात आती है यहां पर समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ पाइल्स 3 होता तो ईटा 1 कैसे? अरे ओ भाई 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 पीतम, आपने जो मुझसे पूछ लिया ना ये नहीं बताऊंगा भाई, ये पूरी डेरिवेशन है, हाउ कैन आई एलैबोरेट इट टू यू, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बता ही नहीं सकता। आपको चाहिए तो कल के सेशन में मैं लिखा लिखाया नोट्स में से फोटो खींच के डाल दूंगा, गारंटी मेरी समझ आ जाएगा, गारंटी मेरी समझ आ जाएगा, बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन यहां समझाने बैठूंगा तो आधा घंटा लग जाएगा मुझे, सॉरी फॉर दैट। ये मत समझना कि मैं बता नहीं रहा, बता दूंगा, लेकिन मैं पहले चेप कर लाऊंगा नोट्स में से। वो चेप कर लाने का मतलब ही यही है, जो आधे घंटे का सेशन है वो 5 मिनट में समझा दूंगा, अगर मेरे पास लिखा लिखाया है तो वैसे नहीं, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलो अब सैंड की 1 होती है, क्ले लेस देन 1 वेयर इल्यूस्ट्रेशन ग्रेटर देन। सुमित टाग बिल्कुल गलत बोल गए आप, बिल्कुल गलत बोल गए आप। अब सुन लो, पहले जो बता रहा था वो बता दो, ग्रुप सेटलमेंट रेशियो को समझ लेते हैं। ग्रुप सेटलमेंट रेशियो क्या होती है? ये एसएससी जेईई 2017 में क्वेश्चन आ गया था, एसजी अपॉन में एस सिंगल पाइल को एसपी लिख देता हूं इनटू 100, ऐसा कह दिया। एसजी क्या है? एसजी इज नोन टू बी एज द सेटलमेंट ऑफ ग्रुप, एसपी क्या है? सेटलमेंट ऑफ सिंगल पाइल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको ये चीज याद रखनी है, नोट करके आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेट इट बी द एस। ग्रुप सेटलमेंट रेशियो को मैंने कहा एसई, एसई जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है? 16 तक। ये डायरेक्टली पूछता है, फॉर्मूला कभी आएगा तो आएगा, ये चीज आ गई थी असल में पेपर में, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर, हाँ स्क्वायर शेप का पाइल गुड तो नहीं कहूंगा, ठीक ठाक है। हमेशा याद रखना बेस्ट रहता है सर्कुलर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के शेप में क्या प्रॉब्लम आती है, समझा देता हूं। किनारों के जो रीजन होते हैं ना आपके, किनारों के रीजन से चिपिंग ऑफ होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इनकी बियरिंग कैपेसिटी कम होती है, किनारों पर एरिया कम है तो चिपिंग ऑफ हो जाते हैं। इसलिए बेस्ट रहता है सर्कुलर, जो यूनिफॉर्मिटी के कारण एकदम सही रहता है, ठीक है। टॉर्क वही दिवाकर, टॉर्क आने के कारण चिपिंग ऑफ हो जाता है, ठीक है। चलो एफिशिएंसी 1 से कम आएगी तो पाइल की जगह राफ्ट फाउंडेशन यूज करेंगे ना सर। किसने कहा आपको? किसने कहा आपको संजय कम आ ही नहीं सकती? खाली और खाली क्ले के केस में कम आती है, और क्ले के केस में हम अंडर रिम्ड पाइल्स का यूज कर लेते हैं। कभी मत करना पाइल की जगह राफ्ट, बहुत 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 महंगा पड़ेगा भाई, पॉसिबल ही नहीं होगा, और करोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, फिर वो इंजीनियरिंग नहीं कहलाएगा, फिर वो ज्यादा कुछ कहला देगा, तुम समझ रहे होगे। अच्छा मतलब नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज समझ आई, थम्स अप करेंगे, फिर हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। और एक बार रोहित यादव यार, तुम्हारा क्वेश्चन तो आया, मैं वैसे ही समझा देता हूँ, आंसर तो नहीं करूंगा इसका।
क्वेश्चन में आपको कह देता है यहाँ पर कि ड्रेन ट्राइएक्सियल के अंदर आपको गिवन है डिविएटर स्ट्रेस और कन्फाइनिंग स्ट्रेस। डिविएटर स्ट्रेस गिवन है तो कन्फाइनिंग स्ट्रेस भी गिवन है, आप वहां से सिग्मा 1 निकाल सकते हैं। आपसे बोला गया इफेक्टिव एंगल ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंक्लिनेशन ऑफ द फेलियर प्लेन टू द मेजर प्रिंसिपल प्लेन। क्या दिक्कत आया यार? थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करता हूं मैं यहाँ पर आपको। करा आपने ऐसी है, सॉल्व तो आप कर लोगे कैलकुलेशन, तो मैं आंसर बता देता हूँ ना, मतलब हिंट बता देता हूँ। आप यहां से कर सकते हो ना, सिग्मा 1 आया, उसके बाद फॉर्मूला लगा दोगे। कोहेजन तो है नहीं, ड्राई सैंड है। ड्राई सैंड के केस में कोहेजन तो 0 होता है। फॉर्मूला सो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। जो भी कंटेंट मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश करी, जो फैक्ट, जो गुण बातें बताने की कोशिश करी, वो आपके समझ में आ गई होगी। इसी तरह के कंटेंट को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सिविल इंजीनियर बनने के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो करिए, निखिल गोयल सर्च करिए और मेरे प्लस कोर्स से जुड़ सकते हैं। या आपका कोई दोस्त है वो भी जुड़ना चाहते हैं तो वो भी जुड़ सकता है अनअकैडमी पर। किसी भी कोर्स में ये कोड अप्लाई करो, एनजी लाइव। इस कोड को अप्लाई करने से मेरे प्यारे बच्चे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा ओवरऑल कॉस्ट पर। और मैंने आपको क्या कहा था? मुस्कुराइएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिए। क्यों? क्योंकि चेहरे अच्छे लगते हैं। न जाने दिल से आवाज निकलती है तेरे चेहरे से, नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें। भाई साहब जबरदस्त लाइन है। तो इसी के साथ आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहूंगा मेरे साथ इस सेशन में बनने के लिए। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, संस्कार गेन करते रहो और देश के लिए कुछ करना है, इसी फील के साथ आगे बढ़ते रहो। चलिए प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। इसी तरह के कंटेंट के लिए आप YouTube को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करना यार, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे और लाइक करे, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है और आगे भी ऐसे ही बनाता रहूंगा, क्योंकि मुझे अपने देश के बच्चों को पढ़ाना है। बाय प्यारे दोस्तों, जय हिंद।